नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान के डिसेबिलिटी न्यूज एंड अपडेट शो कम्युनिटी कलर्स पर। आप इस वक्त शो पर सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के तहत हम आपके लिए लेकर आते हैं विकलांगता जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप काफी पसंद करते हैं, इसे काफी ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को लाइव आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर हर शुक्रवार रात 9 बजे और इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं शनिवार को दोपहर 4 बजे। दोस्तों, हम आपसे कहते रहते हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम में अपने इनपुट्स देना चाहते हैं, कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं या सिंपली आपकी सोच, आपके विचार हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के माध्यम से, या फिर आप हमें लिख सकते हैं ईमेल radioudan@gmail.com पर। दोस्तों, रेडियो उड़ान को आप हमारी वेबसाइट पर जाकर केवल प्ले बटन दबाकर लाइव सुनने का मजा ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। वैसे लाइव स्ट्रीमिंग सुनने के लिए आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल, एप्पल, एलेक्सा, यहाँ तक के रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग आप सुन सकते हैं और ट्यून इन पर भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल है। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आइए आगाज करें आज के प्रोग्राम का। सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर। सुनेंगे कैसे 25 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश पाने की बाधा को किया पार। क्या वजन घटाने वाली दवाइयां ओजेम्पिक और वेगोवी बन सकती है दृष्टिहीनता का कारण? दिल्ली उच्च न्यायालय में खुलेगा एक अनोखा कैफे जिसको प्रबंधित करेंगे विकलांग व्यक्ति। वापस आ रहा है रेडियो उड़ान आरजे हंट। और टिपिकल एकेडमी ने की कौशल प्रदान करने के लिए नए मंच की शुरुआत। इंदौर की एक घटना पर विकलांग जन कल्याण समिति ने दिया धरना। जापान में असली नस्ल के नाम पर हजारों विकलांगों की हुई थी नसबंदी, दशकों बाद अब मिला न्याय। महाराष्ट्र में प्रोबेशन पर चल रही आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले में नए विवरण आए सामने। फिल्मों में दिव्यांगों के फिल्मांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, जारी किए गाइडलाइंस। लिव इन पार्टनर ने विकलांग महिला को किया भीख मांगने पर मजबूर। सुनेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से नए अपडेट्स। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली खबर आती है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के बीच हुए समझौता ज्ञापन की। इस ज्ञापन का उद्देश्य है भारतीय सुगम्यता मानकों का उपयोग करते हुए सार्वभौम डिजाइन यानी यूनिवर्सल डिजाइन पर प्रशिक्षण प्रदान करना और सुगम्य भारत अभियान के दूसरे चरण का समर्थन करना। ISLRTC और YUNIKEE यानी यूनिकी के बीच समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य सुनने में अक्षम समुदाय और उनके युवाओं को निःशुल्क और सुलभ कौशल प्रदान करना है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सचिव डॉक्टर राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता ज्ञापन DPWD और इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन EMA के बीच और दूसरा समझौता ज्ञापन भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी ISLRTC
माने कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ISLRTC और यूनिके के बीच हस्ताक्षर किया गया। इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन में 2 उन्नत सुगम्यता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का शुभारंभ शामिल है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के पैनल एक्सेसिबिलिटी ऑर्डर और इंजीनियरों के लिए होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय एक्सेसिबिलिटी मानकों का उपयोग करके यूनिवर्सल डिजाइन पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। DPWD द्वारा पहचाने गए विभिन्न समूहों के लिए भारतीय एक्सेसिबिलिटी मानकों पर संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना, एक्सेसिबिलिटी शिक्षा के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल विकसित करना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2.0 का समर्थन करना और RPWD अधिनियम 2016 और अन्य अनिवार्य दिशा निर्देशों को कमजोर करने वाली नीतियों को उजागर करना और सुधारने में DPWD की सहायता करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सुनने में अक्षम समुदाय और उनके युवाओं को मुफ्त और सुलभ कौशल प्रदान करना है। इस कौशल ज्ञान के साथ सुनने में अक्षम युवा अपने करियर को आगे बढ़ाने, उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों को सुरक्षित करने और अपनी वर्तमान नौकरियों में पदोन्नति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनने में अक्षम युवाओं को अपने जुनून को आगे बढ़ाने, फ्रीलांसिंग के माध्यम से जीविकोपार्जन करने और आजीविका के मामले में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाएगा। संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा, निदेशक हुना रेड्डी N, यूनिकी के चैतन्य कोथापल्ली, इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटर गिब्सन और सह संस्थापक और निदेशक अनुभा सिंघल समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के दौरान मौजूद थे। इन 2 महत्वपूर्ण समझौतों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी और सशक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में समान अवसर प्रदान करना है, जिससे दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर और सशक्त नागरिक बन सके। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं हैदराबाद से। पृथ्वी सत्यदेव और आंध्र प्रदेश के 24 अन्य दिव्यांग छात्र इस साल देश भर के प्रतिष्ठित IIT और अन्य शीर्ष तकनीकी संस्थान जैसे कि NIT में प्रवेश पाने में सफल रहे हैं। इसका श्रेय राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश जी को जाता है। 17 वर्षीय सत्यदेव ने इस साल JEE एडवांस परीक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों की श्रेणी के तहत 170वीं रैंक हासिल की। इस रैंक से उन्हें सिविल इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मद्रास में सीट मिल जाएगी। हालांकि AP बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही प्रक्रिया ने सत्यदेव जैसे कई दिव्यांग छात्रों के लिए IIT में प्रवेश को रोक दिया था। BIE के मानदंडकों के अनुसार दिव्यांग छात्रों को 2 में से 1 भाषा में परीक्षा देने पर पढ़ाई से छूट दी जाती है। सत्यदेव ने अपनी दूसरी भाषा परीक्षा नहीं देने का फैसला किया था और A ग्रेड हासिल किया। इसलिए विजयवाड़ा के किशोर के इंटर्न अधिक 2 अंक ज्ञापन में 5 विषय दिखाए गए थे, जिसमें छूट प्राप्त दूसरी भाषा भी शामिल थी, लेकिन BIE अंतिम प्रमाण पत्र में दूसरी भाषा के कॉलम में अंकों के स्थान पर E यानी छूट अंकित कर रहा है। सत्यदेव को जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी JOSSA काउंसलिंग के राउंड में IIT चेन्नई में सीट आवंटित की गई थी। प्रवेश के लिए उन्हें सत्यापन के लिए अपने इंटरमीडिएट मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स अपलोड करने के लिए कहा गया था। जोसा काउंसलिंग IIT, NIT, IIEST, IIIT और GFTI में प्रवेश के लिए है। सत्यदेव को तब झटका लगा जब IIT मद्रास ने दस्तावेज सत्यापन विभाग ने उन्हें सूचित किया कि उनके मेमो में केवल 4 विषयों में अंक दिखाए गए हैं। उन्होंने गणित A और गणित B को एक विषय माना है। इस प्रकार उन्हें सीट के लिए अयोग्य माना गया। जब सत्यदेव ने IIT अधिकारियों से गुहार लगाई तो उन्होंने BIE से संपर्क किया और प्रवेश पाने के लिए E के बजाय विशेष अंक दर्जाने की सलाह दी। ऐसे कई अन्य छात्रों ने भी ऐसा किया। मार्च 2022 के सरकारी आदेश के तहत CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए भाषा में छूट और उत्तीर्ण अंकों में प्रतिशत की कमी लागू की गई। CWSN उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार भाग 1 अंग्रेजी या भाग 2 दूसरी भाषा जैसे तेलुगु, हिंदी, संस्कृत आदि में उत्तीर्ण होने से छूट दी गई है।
दोस्तों आइए अब एक रिसर्च के बारे में बात करते हैं। बुधवार को जामा ऑप्थेल्मोलॉजी पत्रिका में एक नया रिसर्च प्रकाशित हुआ है, जिससे पता चला है कि लोग वजन घटाने वाली जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाम ओजेम्पिक और वेगोवी हैं, इनके कारण NaION नामक एक दुर्लभ प्रकार के दृष्टिहीनता के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हेल्थ केयर कंपनी नोवो नॉर्डिक्स एक परीक्षण में सेमाग्लुटाइड के उपयोग और मधुमेह रेटिनोपैथी के बीच संबंधों की जांच कर रही थी, जिसे 2027 में समाप्त होने की उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि हम आसपास देख रहे हैं, दुनिया लंबे समय से मोटापे को लेकर चिंतित है। पिछले कुछ समय से इन चिंताओं में मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां भी शामिल हो चुकी हैं। शुरू में इस समस्या के लिए एक सरल उपाय के रूप में प्रस्तुत किए जाने के बाद ओजेम्पिक और वेगोवी नाम के 2 औषध या 2 ड्रग्स हॉलीवुड की हस्तियों के बीच काफी पॉपुलर हो चुके थे। लेकिन पिछले बुधवार को जामा ऑप्थेल्मोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित किए गए नए अध्ययन में पता चला है कि इन दवाओं की वजह से जो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दुर्लभ प्रकार के दृष्टिहीनता से वे अधिक संवेदनशील हो चुके हैं। मास जनरल ब्रिघम के शोधकर्ताओं ने पाया कि मधुमेह के ओजेम्पिक या वजन घटाने के लिए वेगोवी नाम से विपणन किए जाने वाले सेमीग्लुटाइड लेने वाले रोगियों में मोटापे या मधुमेह की रोगियों की तुलना में नेयॉन नामक एक दुर्लभ विकार का निदान होने की अधिक संभावना होती है। लेकिन जिन लोगों ने अपना वजन घटाने के लिए ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की और उन्हें मधुमेह था, ऐसे लोगों में ये संभावना कम नजर आई। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि सेमाग्लुटाइड आंखों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है और दृष्टिहीनता नेयॉन का सटीक कारण भी ज्ञात नहीं है। ये बीमारी ऑप्टिक तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और इसकी दृष्टि हानि अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी की होती है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के लिए मास एंड ईयर हॉस्पिटल में 16,827 रोगियों के डेटा की जांच की, जिन्होंने 6 साल की अवधि में उपचार लिया था। परीक्षण में टाइप 2 मधुमेह के 710 मरीज शामिल थे और उनमें से 194 मरीजों को सेमाग्लुटाइड भी दिया गया था। परीक्षण में कुल 975 मरीज शामिल थे जो अधिक वजन वाले या मोटे थे। उनमें से 361 को सेमाग्लुटाइड दिया गया था। विश्लेषण से पता चला कि मधुमेह वाले व्यक्तियों में नियॉन होने की संभावना 4 गुना अधिक थी यदि वे सेमाग्लुटाइड ले रहे थे। मोटापे से ग्रसित लोगों में बीमारी विकसित होने की संभावना 7 गुना ज्यादा थी यदि वे ये दवा ले रहे थे। ये भी पाया गया कि सेमाग्लुटाइड निर्धारित किए जाने के बाद पहले वर्ष के दौरान जोखिम सबसे अधिक था। विज्ञापन विशेषज्ञों के अनुसार मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए सेमाग्लुटाइड दवाओं के उपयोग को नियॉन की संभावना के कारण हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेमाग्लुटाइड का उपयोग जो रक्त शर्करा को कम करने के लिए शरीर को अधिक इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए कारण बनाता है, अतीत में दृष्टि में अस्थायी परिवर्तनों से भी जुड़ा हुआ है। इससे डायबिटिक रेटिनोपैथी के नए बिगड़ते मामलों का विकास भी सामने आया है, जिसकी वजह से रक्तवाहिनियों का नुकसान होकर दृष्टिहीनता आ सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि सेमाग्लुटाइड रक्त शर्करा के स्तर को तेजी से कम कर देते हैं। दोस्तों, खबर सुनते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय से। यहाँ पर एक नया अनोखा कैफे खुलने जा रहा है जिसका पूरा प्रबंधन करेंगे विकलांग व्यक्ति। जी हाँ, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नए कैफे की शुरुआत होने जा रही है एक नई पहल के साथ। इस पहल का उद्देश्य है डिस्प्रेक्सिया और ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों को अनुकूलित भूमिकाओं और समावेशी कार्यस्थल के माध्यम से सशक्त बनाना। कैफे में न्यूरो डाइवर्स लोगों द्वारा बनाई गई कला, बेक्ड गुड्स और मर्चेंडाइज की पेशकश की जाएगी, जिसमें विकलांगताओं की तुलना में क्षमताओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। अरुणिमा भादुड़ी डिस्प्रेक्सिक है या उन्हें विकासात्मक समन्वय की समस्या है जो उनके कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करती है, लेकिन उनके पास इतिहास और पर्यटन में 2 मास्टर्स डिग्री है। खुद को अनुशासित, मेहनती और अच्छा कहने वाली पर्यटन में मास्टर्स डिग्री हासिल की हुई 34 वर्षीय अरुणिमा इस सप्ताह एक नई नौकरी की शुरुआत करेंगी, शिक्षा क्षेत्र में नहीं बल्कि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नए कैफे के प्रबंधक के रूप में।
दोस्तों आपको बता दें कि ये पहल एनजीओ शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट एसएफटी और दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध रेस्तरां श्रृंखला के सहयोग से किया जा रहा है। उच्च न्यायालय की पहल के पीछे के व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता रवि गुप्ता ने कैफे को न्यूरो डाइवर्स जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए समर्पित एक परिवर्तनकारी स्थान बताया है। वहीं अरुणिमा ने कहा है कि मैं वहां काम करना शुरू करने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं। ये एक सपना सच होने जैसा है। मैं कैफे के उद्घाटन का इंतजार कर रही हूं। एसएफटी के अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि कैफे में लगभग 10 न्यूरो डाइवर्स व्यक्तियों को सशक्त बनाया जाएगा, जो कैशियर, सर्वर, मैनेजर, बिक्री सहयोगी के रूप में काम करेंगे, जो ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे और बिक्री में सहयोग देंगे। इन व्यक्तियों में डिस्प्रेक्सिया और ऑटिज्म सहित विभिन्न प्रकारों की न्यूरो डाइवर्सिटीज हो सकती हैं। दोस्तों अब जानकारी लेते हैं रेडियो उड़ान के आरजे हंट की। जी हाँ, सभी रेडियो स्टार्स को रेडियो उड़ान की तरफ से प्यार भरा आमंत्रण आरजे हंट में हिस्सा लेने के लिए। क्या रेडियो ही आपकी महत्वाकांक्षा है? क्या आप सपना देखते हैं अपनी आवाज से दुनिया भर के श्रोताओं को लुभाने का? रेडियो उड़ान ऑनलाइन रेडियो के आरजे हंट 2024 में शामिल हो जाइए और बन जाइए रेडियो का अगला बड़ा सितारा। अपनी प्रतिभा दिखाइए और जीत हासिल कीजिए। इसमें पहला पुरस्कार है 11,000 रुपए, दूसरा 5,100 रुपए और तीसरा पुरस्कार 3,100 रुपए। लेकिन रुकिए, आप पार्ट किस तरह लेंगे? तो बड़ा ही आसान है। स्टेप 1, एक शानदार 2 मिनट का आरजे का डेमो बनाएं। इसे काफी आकर्षक, क्रिएटिव और अपनी पर्सनालिटी से चमकने वाला बनाएं। स्टेप 2, अपना ये शानदार 2 मिनट का मास्टरपीस हमें ऑनलाइन सबमिट करें radioudan.com पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। तो दोस्तों जल्द से जल्द हमें भेजिए अपना डेमो और हमारे साथ बन जाइए रेडियो उड़ान पर हर महीने 1 लाख से भी ज्यादा श्रोताओं को सशक्त बनाने वाला उनका दोस्त और उनका मनोरंजन करने वाला उनका होस्ट रेडियो उड़ान आरजे। रेडियो उड़ान ऑनलाइन रेडियो, एक ऐसा माध्यम जहां मायने रखती है आपकी आवाज। दोस्तों अब सुनते हैं खबर विकलांग व्यक्तियों के लिए आजीविका मंच के बारे में। अटिपिकल एडवांटेज ने एटिपिकल अकेडमी शुरू की है, जो एक समावेशी कौशल विकास मंच है जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनके सपनों की नौकरी तक पहुंचने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कौशल प्रदान करना है। इस मंच का उद्देश्य विकलांग उम्मीदवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कौशल अंतराल को पाटना है, जो अक्सर अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान सुलभता संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। ये मंच उम्मीदवारों को नौकरी के लिए तैयार करने और कौशल विकास के बीच की खाई को पाटने के लिए स्क्रीन रीडर फ्रेंडली कंटेंट, सांकेतिक भाषा सहायता और उद्योग अनुभवी प्रशिक्षकों की पेशकश करके समावेशी शिक्षा में अंतराल को संबोधित करता है। अटिपिकल अकेडमी ने पाठ्यक्रम को बिजनेस स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाने के लिए 300 से अधिक संगठनों के साथ भागीदारी की है। वे सामग्री को अनुकूलित करते हैं और उम्मीदवारों को बदलते नौकरी के परिदृश्य के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिसके लिए कॉर्पोरेट शिक्षण और डेवलपमेंट टीम्स से लगातार प्रतिक्रिया ली जाती है। ये उम्मीदवारों के जुटाव, प्रशिक्षण और उनके प्रमाणन की देखरेख करता है, जिससे प्रशिक्षण से लेकर रोजगार तक का, माने ट्रेनिंग से लेकर जॉब तक सभी चीजें सुनिश्चित की जाती है। ये प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें ट्रेन एंड हायर मॉडल AWS में पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सॉफ्ट स्किल्स, संचार, अंग्रेजी व्याकरण और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी की कार्यशालाएं, मॉक इंटरव्यू और एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जो कोर्सेरा, एडेक्स और यूडमी जैसे प्लेटफॉर्म से 8,000 से भी अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें लेखांकन, IET, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे विषय शामिल होते हैं। एटिपिकल एडवांटेज के CEO विनीत सरायवाला ने कहा कि एटिपिकल एकेडमी के साथ हमारा मिशन विकलांग लोगों के लिए समान अवसर तैयार करना है।
हमारा मानना है कि हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उन्हें कितनी भी बाधाओं का सामना क्यों न करना पड़े। सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करके हमारा लक्ष्य विकलांग लोगों को उनके करियर में आगे बढ़ाने और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। एटिपिकल एकेडमी का पहला भौतिक केंद्र अहमदाबाद में खोला गया था, क्योंकि ये साणंद कलेक्टर के निकट है, जो औद्योगिक साझेदारी और रोजगार के अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विस्तार योजनाओं में चेन्नई, बेंगलुरु में नए केंद्र शामिल है, जिनमें बेंगलुरु में प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। 2000 से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद प्लेटफॉर्म का लक्ष्य अब 2030 तक 1 लाख शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना है। ये देश भर में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करने की भी योजना बना रहे हैं। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है, तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? राकेश महाधाकर के आतंक के 8 साल बाद जन्म लेता है एक और सीरियल किलर, जो यूज करता है सेम स्माइली मास्क, वो हंसता हुआ चेहरा जो याद दिलाता है उस आतंक की। एक विलन रिटर्न, एक कहानी है 2 ऐसे आदमियों की जो पड़े हैं एक तरफा प्यार में। अब वो कौन सा रास्ता चुनेंगे और किस रास्ते चलेंगे, वही डिसाइड करेगा इनमें से कौन बनेगा हीरो और कौन बनेगा विलन। एक सेमिनार के स्क्रीन पर लिखा आता है, What's really on a serial killer's mind? Ladies and gentlemen, please welcome ACP VK Ganesan. राकेश माटकर, एक आम आदमी, सिंपल मैन, किसी का हस्बैंड, किसी का भाई, किसी का बेटा, और 18 लड़कियों का मर्डरर। फिल्म्स और क्राइम शोज में ऐसे इंसान को सीरियल किलर बुलाते हैं, क्रमिक हत्यारा। बट टू मेक इट सिंपल, मैं कुछ और बुलाता हूं, एक विलन। सीन में गौतम हाथ में बियर लेकर सोफे पर लेटे हुए टीवी पर आरवी की न्यूज सुन रहा है। रिपोर्टर्स ने बताया है कि आरवी मल्होत्रा की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। दूसरी ओर सेमिनार में वीके गणेशन अपना लेक्चर दे रहे हैं। वायलेंट पास्ट, बैड चाइल्डहुड, सालों का दर्द एक मेंटल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है, और एक दिन बूम, रिलीज एंड मर्डर। हर विक्टिम में उसको टॉर्मेंटर का चेहरा दिखता है। जान लेना इसकी बीमारी है और दवा भी। मूवी को पूरा देखने के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ डाउनलोड करें नोवाफ्लिक्स प्ले स्टोर से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर विकलांग व्यक्तियों के लिए आजीविका मंच के बारे में। अटिपिकल एडवांटेज ने एटिपिकल अकेडमी शुरू की है, जो एक समावेशी कौशल विकास मंच है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उनके सपनों की नौकरी तक पहुंचने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कौशल प्रदान करना है। इस मंच का उद्देश्य विकलांग उम्मीदवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कौशल अंतराल को पाटना है,
जो अक्सर अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान सुलभता संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। ये मंच उम्मीदवारों को नौकरी के लिए तैयार करने और कौशल विकास के बीच की खाई को पाटने के लिए स्क्रीन रीडर फ्रेंडली कंटेंट, सांकेतिक भाषा सहायता और उद्योग अनुभवी प्रशिक्षकों की पेशकश करके समावेशी शिक्षा में अंतराल को संबोधित करता है। अटिपिकल एकेडमी ने पाठ्यक्रम को बिजनेस स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाने के लिए 300 से अधिक संगठनों के साथ भागीदारी की है। वे सामग्री को अनुकूलित करते हैं और उम्मीदवारों को बदलते नौकरी के परिदृश्य के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जिसके लिए कॉर्पोरेट शिक्षण और डेवलपमेंट टीम्स से लगातार प्रतिक्रिया ली जाती है। ये उम्मीदवारों के जुटाव, प्रशिक्षण और उनके प्रमाणन की देखरेख करता है, जिससे प्रशिक्षण से लेकर रोजगार तक का, माने ट्रेनिंग से लेकर जॉब तक सभी चीजें सुनिश्चित की जाती है। ये प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें ट्रेन एंड हायर मॉडल AWS में पूर्णकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सॉफ्ट स्किल्स, संचार, अंग्रेजी व्याकरण और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तैयारी की कार्यशालाएं, मॉक इंटरव्यू और एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जो कोर्सेरा, एडेक्स और यूडमी जैसे प्लेटफॉर्म से 8000 से भी अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें लेखांकन, IET, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन जैसे विषय शामिल होते हैं। एटिपिकल एडवांटेज के CEO विनीत सरायवाला ने कहा कि एटिपिकल एकेडमी के साथ हमारा मिशन विकलांग लोगों के लिए समान अवसर तैयार करना है। हमारा मानना है कि हर किसी को अपने सपनों को पूरा करने और अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका मिलना चाहिए, चाहे उन्हें कितनी भी बाधाओं का सामना क्यों न करना पड़े। सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करके हमारा लक्ष्य विकलांग लोगों को उनके करियर में आगे बढ़ाने और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। एटिपिकल एकेडमी का पहला भौतिक केंद्र अहमदाबाद में खोला गया था, क्योंकि ये साणंद कलेक्टर के निकट है, जो औद्योगिक साझेदारी और रोजगार के अवसरों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विस्तार योजनाओं में चेन्नई, बेंगलुरु में नए केंद्र शामिल है, जिनमें बेंगलुरु में प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। 2000 से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद प्लेटफॉर्म का लक्ष्य अब 2030 तक 1 लाख शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना है। ये देश भर में अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करने की भी योजना बना रहे हैं। दोस्तों, अब खबर इंदौर से। विकलांग जन कल्याण सेवा समिति इंदौर ने युग पुरुष बौद्धिक विकास केंद्र धाम आश्रम में मानसिक दिव्यांग बच्चों की जघन्य हत्या के विरोध में SDM सदर कार्यालय पर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। दिव्यांगजनों की मांगों को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन SDM को सौंपा गया। समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार अग्रवाल ने कहा कि इंदौर में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और झकझोर देने वाली है। इन्होंने इस आश्रम की संचालिका और सचिव को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीतिक दबाव आने के कारण कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई, इसलिए पूरे मामले का मुकदमा दर्ज कराकर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। दोस्तों, अब खबर जापान से। हाल ही में जापान की आला अदालत ने देश के यूजेनिक्स लॉ को असंवैधानिक करार दिया और सरकार को निर्देश दिए कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। जापान की सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि बिना सहमति के 16,500 लोगों के ऑपरेशंस किए गए थे। पीड़ितों में 9 साल के बच्चे भी मौजूद थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि दरअसल मामला क्या है। जापान देश में 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक एक कानून था। इसके तहत 16,500 विकलांग लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई थी। पीड़ितों ने दशकों तक लड़ाई लड़ी और अब जाकर कुछ के हिस्से न्याय आया है। जापान की आला अदालत ने देश के यूजेनिक्स कानून यानी जापान यूजेनिक्स लॉ को असंवैधानिक करार दिया है और सरकार को निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यूजेनिक्स का मतलब क्या है। जैसे रेस में दौड़ने वाले घोड़ों की या कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले कुत्तों की एक खास तरह से ब्रीडिंग करवाई जाती है, उसी तरह से कुछ लोगों का विचार है कि इंसान की भी नस्ल अच्छी होनी चाहिए, इसलिए खास तरह से ब्रीडिंग करवाई जाए।
इस विचार और प्रथा के लोग दावा करते हैं कि जेनेटिक्स और विरासत के वैज्ञानिक नियमों में हेरफेर करके लोगों को परफेक्ट भी बनाया जा सकता है। साल 1883 में ब्रिटिश खोजकर्ता और प्राकृतिक वैज्ञानिक फ्रांसीसी गॉल्टन ने इस शब्द की इजाद की थी। वो चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन वाले सिद्धांत से प्रभावित थे और उन्होंने यही तुर्रा निकाला कि अगर प्रकृति खुद सबसे फिट को चुन रही है तो सबसे फिट बनाया भी जा सकता है। ऐतिहासिक तौर पर ये प्रथा नस्लवाद और भेदभाव का सबब बनी है। वांछनीय गुणों वाले लोगों को और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, वहीं कुछ और लोगों को बच्चा पैदा ना करने के निर्देश भी दिए जाते थे। इसके चलते नीतियां बनाई गई थी। फिर समय के साथ सत्ता में बैठे लोग तय करने लगे कि कौन से लक्षण अच्छे हैं और कौन से बुरे। गरीब, शारीरिक विकलांगता या मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों को टारगेट किया जाने लगा। लेकिन उस समय जेनेटिक्स समझ में आने वाला विज्ञान भी इतना आधुनिक नहीं था। धीरे धीरे लोगों को इसके पीछे का पाखंड दिखाई देने लगा और आज की तारीख में यूजेनिक्स को अनैतिक माना जा चुका है। हालांकि जेनेटिक्स पर खोज जारी है। इसमें कई ऐसी धारणाएं हैं जो किसी एक बीमारी के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग को इलाज के तौर पर देखती है। और अब जापान की सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है कि बिना सहमति के 16,500 लोगों की नसबंदी के ऑपरेशंस कराए गए थे। शुरू में तो सरकार का तर्क था कि पीड़ित मुआवजा नहीं मांग सकते, क्योंकि अब कानून नहीं है और बहुत समय भी बीत चुका है। सालों की मुकदमेबाजी के बाद 2019 में सरकार ने माफी मांगी थी। साथ ही कानून के पीड़ित हर व्यक्ति को 3.2 मिलियन येन यानी कि करीब 16 लाख रुपए का एक मुश्त मुआवजा देने के लिए भी विधेयक पारित किया था। कुछ पीड़ितों को हर्जाना भी दिया गया, लेकिन उनमें से कुछ ने लड़ाई जारी रखी क्योंकि उन्हें लगता है कि मुआवजा सभी को मिलना चाहिए। इनके अलावा 8,500 लोग बीच में फंसे हुए हैं। अफसर कहते हैं कि उन्होंने अपनी सहमति दी थी, लेकिन पीड़ितों के वकीलों का कहना है कि उन्हें मजबूर किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा खेड़कर मामले की। महाराष्ट्र के पुणे में प्रोबेशन पर चल रही IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के बारे में नए विवरण सामने आए हैं, जिन्हें हाल ही में कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग के लिए स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों, दरअसल ये मुद्दा पिछले कई दिनों से काफी चर्चा में है। मीडिया की माने तो उन्होंने सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ही पुणे जिला कलेक्टर से एक अलग घर और एक कार भी मांगी थी। दोस्तों, वैसे तो 2023 बैच की इस IAS अधिकारी पर कई आरोप है, जिसमें सायरन, VIP नंबर प्लेट और अपनी निजी लग्जरी सेडान पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाना शामिल है। उन्हें पुणे से अतिरिक्त कलेक्टर अजय मोरे के कार्यालय का उपयोग करते हुए भी पाया गया था, जब वे अपने कार्यालय से बाहर थे। कथित तौर पर उन्होंने कार्यालय का फर्नीचर हटा दिया और लेटर हेड की मांग की। लेकिन ये भत्ते उन जूनियर अधिकारियों के लिए उपलब्ध नहीं होते जो 24 महीने के लिए प्रोबेशन पर होते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि उनके पिता एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव भी डाला था। पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे द्वारा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव से शिकायत करने के बाद सुश्री खेड़कर को वाशिम में ट्रांसफर दे दिया गया है। लेकिन अब ये मामला और भी गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि उनकी चयन प्रक्रिया, खासकर उनके पिछड़े वर्ग के दर्जे से होने के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। चयन प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपने दृष्टिहीन और मानसिक रूप से विकलांग होने का दावा किया था, लेकिन अपनी विकलांगता की पुष्टि के लिए अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण से गुजरने का इनकार कर दिया था। अपुष्ट रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने 5 बार परीक्षा छोड़ दी थी और छठी बार भी केवल आधी परीक्षा में ही शामिल हुई थी। उन्होंने दृष्टि हानि का आकलन कराने के लिए MRI परीक्षण तक नहीं करवाया। संघ लोक सेवा आयोग, जो सिविल सेवाओं के लिए अधिकारियों की भर्ती करता है, ने उनके चयन को चुनौती दी थी। एक और न्यायाधिकरण ने फरवरी 2023 में उनके खिलाफ फैसला सुनाया था। फिर भी वो अपनी सिविल सेवा नियुक्ति की पुष्टि करने में सफल रही। उन्होंने 841 की अपेक्षाकृत कम अखिल भारतीय रैंक प्राप्त करने के बावजूद बेहद प्रतिस्पर्धी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की।
दोस्तों अब बात करते हैं हमारी फिल्मों के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में आजकल हो रहे दिव्यांगों के फिल्मांकन की। हिंदी फिल्म आंख मिचौली में दिव्यांगजन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। ये याचिका निपुण मल्होत्रा ने दायर की थी। मल्होत्रा ने आरोप लगाया था कि फिल्म में दिव्यांगजन के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म और विजुअल मीडिया में दिव्यांगों के चित्रण पर निर्माताओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सभी को विकलांगता पर अपमानजनक टिप्पणी या व्यंग करने से बचा जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फिल्मों और वृत्त चित्रों के जरिए दिव्यांगों का तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दिशा निर्देश में ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक अवमानना का मुकाबला करने के लिए विकलांगता का चित्रीकरण करने पर रोक नहीं लगाई जाएगी। विकलांगता पर व्यंग या अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले पर कोर्ट ने कहा कि शब्द संस्थागत भेदभाव पैदा करते हैं। अपंग जैसे शब्द सामाजिक धारणाओं में बेहद निचला स्थान रखते हैं। साथ ही साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच ने कहा है कि दिव्यांग लोगों से संबंधित ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ है, जो समानता और सम्मान के अधिकार से संबंधित है। ये मूल अधिकार का मसला है। ऐसे में फ्रेमवर्क का अनुपालन जारी है। हम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं जो विजुअल मीडिया से संबंधित है। फिल्म प्रमाणन संस्था को स्क्रीनिंग की अनुमति देने से पहले विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हम उन विजुअल मीडिया पर दिव्यांगों को चित्रित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं जो असंवेदनशील भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जो भाषा विकलांगों को अपमानित करती है या विकलांगों के प्रति सामाजिक उद्देश्य पर व्यवहार को खराब करती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म आंख मिचौली में विशेष रूप से विकलांग लोगों का अपमानजनक चित्रीकरण किए जाने से जुड़ी याचिका पर ये फैसला सुनाया है। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता निपुण मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष, अधिवक्ता जय अनंत देहद्राई और पुलकित अग्रवाल उपस्थित हुए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ओर से पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी त्रिपाठी फिल्म के निर्माता सोनी पिक्चर्स इंडिया की ओर से हाजिर हुए। विकलांगों पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं और साई विजुअल मीडिया के लिए कई सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दोस्तों अब खबर सुनते हैं विशाखापत्तनम से। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली विकलांग महिला को उसके पार्टनर ने ही भीख मांगने पर मजबूर किया। 53 वर्षीय एम पद्मावती को सरकार से विकलांगता पेंशन मिल रही है। विशाखापत्तनम के कंचारपालम में उनका एक घर है। इसके बावजूद उनके पार्टनर ने उन्हें विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया और उनकी कमाई जब्त कर ली। वाइजैक रेलवे स्टेशन सुरक्षा बल और शहरी एवं जनजातीय विकास संघ AUTD द्वारा शुरू किए गए संयुक्त बचाव अभियान के दौरान उनकी दुर्दशा उजागर हुई। अधिकारियों ने शुरू में पद्मावती को रेलवे स्टेशन से RTC कॉम्प्लेक्स के पास GVMC महिला आश्रम में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद AUTD के प्रशासक P. वासु ने व्यक्तिगत रूप से पद्मावती की परिस्थितियों की जांच की और तथ्यों की पुष्टि करने के लिए कंचारपालम में उनके निवास का दौरा किया। वासु ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया कि उन्होंने पद्मावती के लिव इन पार्टनर से बात की और सच्चाई उजागर की। इसके बाद उन्होंने उसे कंचारापालम स्थित उसके घर पर सुरक्षित वापस भेज दिया और उसके साथी को चेतावनी दी और कहा कि किसी भी परिस्थिति में उसे भीख मांगने के लिए मजबूर न किया जाए। दोस्तों अब समय हो चला है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की ओर से आ रही कुछ अपडेट्स सुनने का। DPWD MSJE की तरफ से आज की पहली अपडेट है भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे दिव्य कला मेला के बारे में।
भुवनेश्वर में दिव्य कला मेला व दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को आर्थिक सबलता प्रदान करने के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया। रोजगार मेले में टेक महिंद्रा, VGM कंसल्टेंट, CIEL, टाटा टेक्नोलॉजी, अनमोल इंडस्ट्री, आरुष ग्रुप, सुर्खिया सर्विसेज और जोमेटो जैसे विभिन्न शीर्ष संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए 1000 से अधिक समावेशी नौकरियों का अवसर प्रदान किया गया। ये रोजगार मेला सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी MSJE व अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का सम्मिलित प्रयास है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और सार्थक रोजगार की दिशा में प्रगति करने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे एक अधिक समावेशी कार्यबल को बढ़ावा मिल सके। सामाजिक न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हुए ये प्रयास एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जहां हर व्यक्ति सार्थक रूप से अपना योगदान दे सके और जीवन पथ पर अग्रसर हो सके। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि DAPWD के फेसबुक पेज पर आप इस मेले से जुड़े सभी फोटोग्राफ्स भी देख पाएंगे, जिसमें कि दिव्यांग युवाओं का बढ़ चढ़ के सहभाग नजर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आए हैं अपना दूसरा अपडेट समझौता ज्ञापनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 जुलाई को 2 समझौता ज्ञापन यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में पहला समझौता ज्ञापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन यानी EMA के बीच और दूसरा समझौता ज्ञापन विभाग के संस्थान भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ISLRTC और YUNIKEE के बीच संपन्न हुआ। इनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन के साथ हुए समझौता ज्ञापन के तहत उन्नत सुगम्यता प्रशिक्षण के 2 पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पैनलबद्ध सुगम्यता लेखा परीक्षकों और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स के लिए होंगे। वहीं दूसरा समझौता ज्ञापन यानी इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर और यूनिकी के बीच हुए समझौते ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य सुनने में अक्षम समुदाय और उनके युवाओं को मुफ्त और सुलभ कौशल प्रदान करना है। बढ़ते हैं आज की तीसरी अपडेट की ओर। असोचम ASSOCHAM के 6ठे वार्षिक कॉन्फ्रेंस में एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी थ्रू एक्सेसिबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हमारे समाज का नजरिया दिव्यांगजनों के लिए बदल रहा है। आज हमारा समाज ज्यादा समावेशी हो रहा है। आज सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी दिव्यांगों को व्यापक रूप से रोजगार दिया जा रहा है। सचिव श्री अग्रवाल ने कहा कि मैं यहाँ पर उपस्थित प्राइवेट सेक्टर और PSU के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि दिव्यांगों को दया भाव से न देखा जाए, बल्कि उनकी क्षमता को सराहा जाए और ऐसा जॉब प्रोफाइल डिजाइन किया जाए जो कि दिव्यांगों के लिए सुगम हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सचिव श्री अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जो कि हैं शिक्षा, रोजगार और समावेशिता। दिव्यांग बच्चों को अगर हम बेहतरीन शिक्षा के साथ समावेशी माहौल देंगे तो वे अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। दिव्यांगों के जीवन में सहायक उपकरणों की महत्ता पर बात करते हुए सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज देश में कई ऐसी कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं। विभाग का PSU एमलिको आज के समय में कम दामों में बेहतरीन सहायक उपकरणों का निर्माण कर रहा है। हमारे विभाग का ये लक्ष्य है कि अगले साल देश में हर 100 किलोमीटर पर हमारा कोई ना कोई केंद्र हो, ताकि दिव्यांग जनों को उपचार नजदीक मिल सके। सचिव श्री अग्रवाल ने कार्यक्रम में दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न PSUs को उनके सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए।
कार्यक्रम में द्विपक्षीय सीरीज में इंग्लैंड को हराकर आई भारतीय सुनने में अक्षम क्रिकेट टीम के सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। असोचम के कार्यक्रम में श्री अनिल राजपूत, श्री अमित सिंह, डॉक्टर सारा वर्गीस, श्री दीपेंद्र मनूचा आदि गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में एमली को सहित दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न कंपनियों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी MSJE की अगली अपडेट है दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के बारे में। जी हां, डिपार्टमेंट ने घोषणा की है राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 की और इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 दिव्यांगजनों की अदम्य साहस और असीम प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर लाने का सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। इसके लिए आवेदन करने हेतु 31 जुलाई तक आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। जल्द से जल्द अपना आवेदन भेजें और अपने सपनों को पंख दें और अपनी कहानी को पूरे देश तक पहुंचाएं। दोस्तों, अधिक विवरण के लिए आप जा सकते हैं depwd.gov.in पर, लेकिन आवेदन या नामांकन आपको केवल गृह मंत्रालय के केंद्रीकृत वेबसाइट से करना होगा, जो है www.awards.gov.in। याद रहे www.awards.gov.in। दोस्तों, अगली अपडेट में हम सुनेंगे इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा आयोजित की गई अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन के बारे में। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने 5 जुलाई 2024 को एक जागरूकता ट्रेनिंग समायोजित की थी। इस सत्र में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य भारतीय रेलवे के हजरत निजामुद्दीन डिपो के कोच के केयर सेंटर के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भारतीय सांकेतिक भाषा में बुनियादी जागरूकता और कौशल विकास करना था। ये पहल विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच को बढ़ाने के लिए RPWD अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है। प्रशिक्षण सत्र डॉक्टर अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर श्री इस्लाम उल हक, मास्टर ट्रेनर सुश्री स्नेहा तिवारी और साथ ही 2 प्रशिक्षुओं द्वारा लिया गया। इसकी सभी तस्वीरें DPWD के फेसबुक पेज पर साझा की जा चुकी हैं। तो दोस्तों, DPWD का ये सेक्शन और हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स यही समाप्त होता है। और आप इसमें अधिक क्या सुनना चाहते हैं, हमसे जरूर साझा करें। समय समय पर आपके मिलने वाले सुझाव प्रोग्राम को सही दिशा देने में हमारी मदद करते हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि किसी सजग श्रोता के समान आपके सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। बहरहाल, न्यूज बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। वक्त हो चला है हेडलाइंस सुनने का। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगों को सशक्त बनाने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर। सुनेंगे कैसे 25 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों ने IIT और NIT में प्रवेश पाने की बाधा को किया पार। क्या वजन घटाने वाली दवाइयां ओजेम्पिक और वेगोवी बन सकती है दृष्टिहीनता का कारण? दिल्ली उच्च न्यायालय में खुलेगा एक अनोखा कैफे जिसको प्रबंधित करेंगे विकलांग व्यक्ति। वापस आ रहा है रेडियो उड़ान RJ हंट। अटिपिकल एकेडमी ने की कौशल प्रदान करने के लिए नए मंच की शुरुआत। इंदौर की एक घटना पर विकलांग जन कल्याण समिति ने दिया धरना। जापान में असली नस्ल के नाम पर हजारों विकलांगों की हुई थी नसबंदी, दशकों बाद अब मिला न्याय। महाराष्ट्र में प्रोबेशन पर चल रही IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले में नए विवरण आए सामने। फिल्मों में दिव्यांगों के फिल्मांकन को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, जारी किए गाइडलाइंस। लिव इन पार्टनर ने विकलांग महिला को किया भीख मांगने पर मजबूर। सुनेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से नए अपडेट्स। तो दोस्तों, जुड़े रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान।